हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के आने वाले जितने भी सवाल है जो कि एसएससी या रेलवे की एग्जामिनेशन में आए हैं, वो सारे के सारे सवाल आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। देखो जरा, सबसे पहला सवाल हमसे ये बोलता है कि भाई 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर, इनके बीच में आने वाले कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या बोलता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, ये चीज बोल करके ना एग्जामिनर बस तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? कंफ्यूज। क्यों? जरा एक बात समझना। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, तो तुम बोलोगे सर एक आता है। कौन सा? सर ये 4। हमें पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो एक नंबर है जो इनके बीच में आता है, यानी कि 4 का स्क्वायर एक नंबर है जिसके बीच में आता है। बट अगर आप यहाँ गौर करो तो यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है? यहाँ मेरे पास दे रखा है 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर। क्या 87 और 88 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? तुम बोलोगे नहीं सर, तो एक भी ऐसा नंबर नहीं आता। यानी कि इनडायरेक्टली उसने तुमसे क्या पूछा है कि इनके बीच में आने वाले कितने नंबर है जो इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर। क्या? इंटीजर। क्योंकि इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो इंटीजर कैसे निकालते हैं? एक शॉर्टकट बताया था। क्या? जो बड़े वाला है यानी कि 88 का स्क्वायर माइनस जो छोटे वाला है यानी 87 का स्क्वायर, और जो भी इनका आंसर आएगा उसमें कर दो माइनस का 1। ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। नाउ जब a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी करेंगे आएगा 175, a माइनस बी करेंगे आएगा 1 और बाहर -1 है, यानी कि यहां से आ गया 174। ये हो गया मेरा आंसर। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। इसमें बोला गया 19 की पावर 300, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, मेरे को बताना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, उस तरीके से करना। देखो इधर एक बार के लिए जितनी भी पावर दे रखी ना, इस पावर को भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। सिर्फ इतना बताओ, अगर 19 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब इसके लिए भी हमने डिवाइड नहीं करना, हम एक सिंपल सी बात देखेंगे कि भाई अगर ये 20 होता, अगर ये 20 होता, 20 को 20 से डिवाइड करता तो पूरा पूरा जाता, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये 20 नहीं है, 20 से कितना कम है? तुम बोलोगे सर एक कम है 20 से, एक कम है इसीलिए आएगा माइनस का 1। अगर कम होता तो आता माइनस, और अगर ज्यादा होता तो आता प्लस। तो एक की कमी है इसलिए आ गया -1। और जो भी पावर थी, पावर कितनी थी इसकी? 300, तो यहां पर वही पावर लगा दो, तो -1 की पावर 300 का मतलब क्या हुआ? 1। यही हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो इधर, अगर मैं बोलता हूं, अगर ये बोलता मेरे पास 21 की पावर 300, इसको डिवाइड करता हूं 20 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर इस केस में भी 1 ही आएगा। अब ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या सिखाया कि भाई इसको एज इट इज लिख लो, 21 डिवाइड बाई 20। देखो जरा एक बात समझो, अगर ये 21 ना होता, ये होता 20, तो पूरा पूरा डिवाइड होता, बिल्कुल। लेकिन अब ये 20 नहीं है, कितना है? 21 है। कितना ज्यादा है ये? 20 से कितना ज्यादा है? तुम बोलोगे एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है इसीलिए आएगा प्लस का 1। और क्या पावर दे रखी? 300, यानी कि वो ही लगा दो पावर। तो 1 की पावर 300 भी क्या आता है? 1 आता है, यानी कि ये भी रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं, आते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझना। देखो इसमें बोला है हमारे पास एक नंबर दे रखा है 4 7 3 x y एंड 5। हमें बोला गया कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर 125 का डिविजिबल है, यानी 125 से डिवाइड कंप्लीटली होता है। अगर ये नंबर 125 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं 6 डिजिट के अंदर? जरा समझते हैं। देखो इधर एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर कोई नंबर 5 से कटता है, यानी कि 5 से अगर डिवाइड होता है कोई नंबर, तो उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो या तो 0 होगी या तो होगी 5। ठीक है। अगर कोई नंबर कटता है 25 से, तो इसका रूल होता है कि जो भी आखिरी के 2 डिजिट हैं
वो 25 से भाग होने चाहिए। और अगर कोई नंबर कटता है 125 से, तो इसका रूल कहता है कि जो आखिरी के 3 अक्षर होंगे वो तीनों अक्षर 125 से कटने चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन में बात करता है कि 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 125 से डिवाइड होने का मतलब है कि इसकी जो आखिरी के 3 अक्षर है, यानी कि ये, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, x, y और 5, ये जो है ये 125 से कटने चाहिए। अब 125 से कटना चाहिए, लेकिन एक चीज देखो, यहां पर तो मेरे पास 5 ही रहेगा ना, यानी कि जो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो x और y में कर सकता हूँ। अब जरा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, 125 को जब मैं 1 से गुना करता हूँ तो आता है 125, यानी कि आखिरी में 5 आ रहा है और यहाँ पर आ गया 2 और 1, यानी कि एक नंबर तो आ गया ये। दूसरे की बात करते हैं तो 125 को गुना करूंगा 3 से। अब 2 से क्यों नहीं करूंगा, तो 125 को 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 250। अगर मान लो मैं 2 से गुना करता हूं तो मेरे पास आता है 250, लेकिन मेरे को आखिरी नंबर 5 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आखिरी नंबर 0 आ गया, तो 2 से गुना नहीं होगी, हम करेंगे 3 से गुना। 125 को 3 से करोगे तो आएगा 375, यानी 375। आखिरी यूनिट डिजिट अभी भी 5 है। अब आते हैं आगे। अब इसी तरीके से इसको 4 से नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट में 0 बन जाएगा, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। 125 को जब 5 से गुना करोगे तो आएगा 625, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे गुना करेंगे 125 को किससे, 7 से। जब मैं 7 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 825, 875 सॉरी, ठीक है, ये आ गया। बस यही हमारे 4 आंसर बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं आ गई, टोटल ऐसी 4 संख्याएं बन जाएंगी, 1 2 3 4, ये हमारा आ गया आंसर। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि सर इससे आगे क्यों नहीं गया, 9 भी तो है। तो मेरे भाई जब आप 125 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो भाई हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1125, 1125। जबकि हमें सिर्फ आखिरी के 3 अक्षर पे फोकस करना है, एक्स और वाई की हमें एक एक वैल्यू ही रख सकते हैं, 2 वैल्यू एक साथ थोड़ी रख लोगे, इसीलिए हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कितने डिजिट्स हो गए, 4, यानी कि ऐसे 4 नंबर पॉसिबल हैं जो कि 125 से डिवाइड होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। था ना बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक कर दो। जरा गौर करो, एग्जामिनर ने कितना ज्यादा सिंपल सवाल पूछा है। सिर्फ इतना बोलता है एग्जामिनर कि अगर 99.75 को मल्टीप्लाई करोगे 0.02554 के साथ, तो पॉइंट के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना, जो भी मान लो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी मेरा आंसर आएगा, तो उसमें पॉइंट के बाद कितने अक्षर आएंगे ये मेरे को पता करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे मुझे पूछा है, ये सिंपल सा सवाल पूछा है। लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, जैसे कि आपने करी। आप में से बहुत बच्चों ने इसका आंसर मार्क किया है सर 7, जबकि ये पूरी तरीके से गलत आंसर है। अब इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ शीट पे लिया। आओ जरा देखते हैं ये क्यों गलत है। देखो इधर एक बात बताना, अगर मैं बोलता हूँ 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.12 के साथ, तो तुम बोलोगे क्या आएगा। देखो आप बोलते हो सर 24 आएगा, 12 दूनी और 2 इधर 1 इधर, यानी कि 3 अक्षर के बाद पॉइंट आएगा, तो ये मेरा हो गया आंसर। बोलो, यही चीज करी। अब इसी चीज को तुमने यहाँ पर अप्लाई किया और तुम्हारा आंसर आ रहा 7, लेकिन ये गलत है। अब ऐसा क्यों है जरा ये समझना, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि मुझे एक बात बताओ, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ, तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा। तुम बोलोगे सर मेरा आंसर आएगा 0.20, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या 0.20 आया। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के बाद ये वाला 2 तो ठीक है, क्या इस 0 की कोई वैल्यू है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब है, नहीं मतलब है। अगर बात करता हूं यहाँ पर 0.24 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और 2 0 लगा दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, नहीं पड़ेगा। यानी कि पॉइंट के बाद में जो एंड में 0 आते हैं उनका हमारे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसकी बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था 0.20, लेकिन ये जो आखिरी वाला 0 है ना, ये कोई सेंस नहीं देता, ये बेमतलब का है, इसको चाहे लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं होता। अब यही वाली चीज हो रही है यहाँ पर। अगर गौर से देखो तो यार यहाँ पर है 5 लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में 4,
और 5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20। क्या आएगा? 20। यानी कि लास्ट में एक जीरो ऐसा आएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। यानी कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में एक ये वाला जीरो आएगा जिसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। यानी कि मेरे पास ऐसे केस में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आएंगी, आनी कितनी चाहिए? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आनी चाहिए पॉइंट के बाद? सर 7 आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है 20 और लास्ट में मेरे पास एक एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको कम करने के लिए मेरे को यहाँ -1 करना पड़ेगा। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 6। बोलो बात समझ में आई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना इस क्वेश्चन में ना 3 तरीके से सवाल बनता है, तीनों सवाल एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं। आइए समझते हैं क्या। देखो एग्जामिनर ना ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देकर के ना तुमसे 3 चीजें पूछता है, ठीक है। सबसे पहली चीज पूछता है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। दूसरी चीज पूछेगा, वो पूछेगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। और तीसरी चीज वो पूछ सकता है कि इसमें ऑड फैक्टर्स कितने हैं। क्या? ऑड फैक्टर्स कितने हैं। अब ये कैसे निकालते हैं एक ही क्वेश्चन से समझ लेते हैं। आओ फटाफट देखते हैं। देखो जब बात आती है फैक्टर्स की, कुछ नहीं करना होता, जो भी पावर लिखी है एक बढ़ा दो। 7 से एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो, क्या आएगी? 8 मल्टीप्लाई। 4 है, 4 से एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो पावर, यानी कि आ गई 5, फिर आ गया मल्टीप्लाई। ऊपर क्या लिखिए? पावर 3 से एक बढ़ा दो, यानी कि आएगा 4 मल्टीप्लाई। 7 की पावर कुछ नहीं, यानी कि क्या है? 1 से एक बढ़ा दो, यानी कि 2। इनको आप मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा वो आपके बन जाएंगे फैक्टर्स। फिर समझ लो, जब बात आती है फैक्टर्स की, कुछ नहीं करना, जो भी पावर दे रखी है एक इंक्रीज कर दो। 7 था, एक इंक्रीज करके 8 आ गया। 4 था, एक इंक्रीज कर दो 5 आ गया। 3 था, एक इंक्रीज कर दो 4 आ गया। 1 था, एक इंक्रीज कर दो 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 4 से 20, 20 इंटू 2 आएगा 40, तो 8 इंटू 40, 0 का 0, 8 4 से 32। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन में पूछा है। देखो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि 2 से भाग हो, जो कि 2 से कटे। ठीक है, तो अब मेरे को इसके इवन फैक्टर्स करने हैं ना, तो मैं एक चीज करूंगा, इन सब में से 2 को कॉमन ले लूंगा। जरा ध्यान से देखना, जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो चेंज क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पर 2 की पावर 7 की जगह क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6, क्योंकि 2 बाहर आ गया, बाकी सारी चीज एज इट इज आएगी। ये लो, बाकी सारी की सारी चीज एज इट इज आ गई, 2 आ गया बाहर। अब जरा देखो तो ये जो भी चीज है, ये पूरी जो भी चीज आई है, क्या ये 2 से भाग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सर बाहर 2 है तो होगी। तो बस जब हमने निकाले हो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या करो? 2 को ले लो कॉमन, और जो अंदर बचा है सेम चीज कर दो। 6 है, 6 से एक बढ़ा दो पावर, कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई। 4 से एक बढ़ा दो, क्या आ गया? 5। 3 से एक बढ़ा दो 4, 1 से एक बढ़ा दो 2। 5 4 से 20, 20 2 से 40, 40 इंटू 7, 4 7 से 28, यानी कि 280 हमारे पास आ गया आंसर, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब मान लो मेरे से पूछा होता ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओड का मतलब होता है जो इवन नहीं है वो क्या है? ओड है। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे 320 थे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे 280 आ गए। अगर मेरे से पूछा होता ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैं क्या करता? टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 320, तो यहां पर आता 320, इसमें से कम कर देता इवन नंबर यानी कि 280, तो क्या बचता? 40। ये होता मेरा आंसर। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं? सर 3 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से सोल्व करेंगे, वो गलत आंसर आएगा हमेशा। इसीलिए ऑप्शन में हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब एक ही क्वेश्चन से तीनों क्लियर कर दिए, एक बार फटाफट वापस देख लेते हैं। देखो इधर, जब बात आती है ऐसी कोई भी चीज दे रखी और मेरे से पूछा फैक्टर्स, कुछ नहीं करना, जो पावर दे रखी एक इंक्रीज कर दो। 7 से एक बढ़ा दो 8, 4 से एक बढ़ा दो 5, 3 से एक बढ़ा दो 4, 1 से एक बढ़ा दो 2, मल्टीप्लाई करो 320, ये हो गया आपका आंसर। अब मेरे से बात आती है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स।
इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि 2 4 6 8 10 12 यानी कि जो भी नंबर 2 से कटता है वो हो गया इवन। और ओड नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी नंबर इवन नहीं है वो ओड है। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, जो भी 2 से कटेगा। तो 2 से कटने वाले नंबर तो मैंने क्या किया, इन सब में से 2 कॉमन ले लिया। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो इसमें से 2 की पावर 6 आ जाएगी, बाकी सारे आ जाएंगे एज इट इज। अब क्या करना है, जो पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो। 6 था, 6 से एक इंक्रीज करी 7, 4 से एक इंक्रीज करी 5, 3 से इंक्रीज करी 4 और 1 से इंक्रीज करी 2। मल्टीप्लाई करो 280, ये आपका आंसर आ गया। जब बात आती है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तब क्या करना होता है, टोटल फैक्टर्स में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को माइनस कर दो, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हो गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मुझे खुद बता दो, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आता तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जो इस क्वेश्चन को स्किप करके आते, छोड़ के आते? बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आते हैं। आओ चलो इसकी एक ऐसी ट्रिक बताता हूं ना कि बस शर्त एक है, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत और लाइक किए जाना मत। नाउ देखो इधर, बड़ी सिंपल सी बात देखता हूं कि यार यहाँ पर जो भी डी की वैल्यू आएगी वही डी की वैल्यू यहाँ पर भी इन तीनों जगह पे आनी चाहिए। तुम बोलोगे हाँ ये बात तो ठीक है। अब जरा बहुत सिंपल सी बात देखते हैं, यहां पर लास्ट में लिखा है 6 माइनस यहां पर लास्ट में लिखा है d विच इज इक्वल टू यहां पर लास्ट में आएगा d। अब मुझे बस इतना सा सोल्व करना है। देखो इधर 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि सेम नंबर मेरे पास यहां मिल जाए, 6 में क्या कम करूं कि मेरे पास सेम नंबर यहां मिल जाए। जरा पुट करते हैं, जब मैं 2 पुट करता हूं d की जगह पर तो 6 में से 2 जाएगा तो यहां पर क्या आएगा 4। भाई यहां पर d की वैल्यू 2 है, यहां पर 4 है, गलत बात है, तो ये तो नहीं आएगा। अच्छा अब जरा पुट करते हैं 4, d की जगह पर जब मैं 4 पुट करता हूं तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2, जबकि यहाँ d की वैल्यू 4 है, यहाँ d की वैल्यू आ रही है 2, ये भी गलत बात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब पुट करते हैं 6, यहाँ पर जब मैं 6 पुट करता हूँ तो देखो 6 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। भाई यहाँ पर d की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ रही है, गलत बात हो गई, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, ये मेरा हो गया आंसर। अब ये कैसे सेटिस्फाई करता है जरा ये भी देखते हैं। आओ देखो जरा, अगर मैं d की जगह पर यहाँ 8 पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ 8, तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं। अब मैं गौर करूं तो मेरे पास नंबर एक्चुअली में 6 नहीं है, मेरे पास नंबर एक्चुअली में क्या है ये, यानी कि अब क्या करेगा, ये कैरी लेगा। जब ये कैरी लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और 16 में से 8 को माइनस करने पर मेरे पास यहाँ पर 8 बचेगा, यानी कि जो वैल्यू डी की यहाँ पर पुट करी वही वैल्यू मेरे पास यहाँ मिल गई और सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया 8। था ना बढ़िया क्वेश्चन? इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ बिना कमेंट किए मत जाना कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के पार्ट्स आगे और भी आते रहेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक बायो में दे रखा है, जरूर से सब्सक्राइब कर देना। नाउ अब देखो, ये तो था हमारा रेलवे का पार्ट 1। अब हम ऐसे ही मजेदार पार्ट रोज आपके लिए लेकर के आएंगे, सो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहना। थैंक यू।